हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपने देखा था कि मानव श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन जो ऊपरी श्वसन तंत्र था उसका हमने वर्णन किया था। आज हम निचले श्वसन तंत्र का वर्णन कर रहे हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र में यानी कि आपको मैंने बताया था कि मानव श्वसन तंत्र को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में। पहला कौन सा था? ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। इन 3 भागों में श्वसन तंत्र को हमने डिवाइड किया था। आपको मैंने डायग्राम भी बनाया था और उसके द्वारा आपको समझाया भी था। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में मैंने कितने भाग लिए थे? ऊपरी श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 4 भाग थे। 4 कौन कौन से थे? नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ या स्वरयंत्र कह सकते हैं उसको। ग्रसनी या कंठ या स्वरयंत्र इनको कह सकते हैं। तो ध्यान से चेक करो इनको। कल का ध्यान होगा ऊपरी श्वसन तंत्र में कितने भाग थे? 4 भाग थे। नासिका, मुख, ग्रसनी, कंठ। नासिका को हमने क्या बोला था? प्राथमिक श्वसन अंग। नासिका क्या होती है आपका? प्राथमिक श्वसन अंग, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपको श्वसन क्रिया करने के लिए नासिका को बनाया गया है। जबकि मुख को क्या बोला गया था? द्वितीयक श्वसन अंग। यदि किसी कारणवश आप अपनी नासिका द्वारा सांस नहीं ले पा रहे हो तो आप सांस किससे ले सकते हैं? मुख से ले सकते हैं। इसलिए इसको हम द्वितीयक श्वसन अंग कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि नासिका के द्वारा जो ली गई वायु जितनी शुद्ध होती है उतनी शुद्ध मुख से ली गई वायु नहीं होती है। अतः हमें श्वसन क्रिया करते समय विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक नासिका द्वारा श्वसन करें। तीसरा इसका भाग था ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है वो आपके यहाँ पर स्थित थी और ये एक चिमनी नुमा आकृति की होती है, यानी कि ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होती है, नीचे से थोड़ी सी पतली होती है। और ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन कौन से थे? नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। आपकी जो नासिका होती है वो कहाँ पर जाके खुलती है? नासाग्रसनी में। मुख जो होता है वो कहाँ पर खुलता है? मुख ग्रसनी में। और ये दोनों के दोनों जिस स्थान पर खुलती हैं या जिस स्थान पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कंठ ग्रसनी। आपके कंठ के जस्ट ऊपर होती है ये, ठीक है ना। यहीं पर मैंने एक संरचना का नाम बताया था जिसका नाम क्या था? एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन। ध्यान करो इसका क्या काम था? घाटी ढक्कन क्या काम करता था? घाटी ढक्कन का काम था कि जब तुम सांस ले रहे हो तो ये इस बात का ख्याल रखता है, इस बात का ध्यान रखता है कि सांस लेते समय वायु तो श्वास नाली में जाए और भोजन नली में जाए। तो एक ऊतकीय पल्ला होता है, यानी कि उपास्थियों से बना होता है। ये किससे बना है? ये उपास्थि से। और एक पल्ला सा होता है या पल्लेदार ढक्कन होता है। ये पल्लेदार जो ढक्कन होता है ये इस तरह से आपकी जो नलियाँ आती हैं, ये जो नलियाँ आती हैं आपकी, इन नलियों में एक वायु वाली होती है, एक भोजन वाली होती है। ये यहाँ पर लगा होता है पल्ला। अब जब आप सांस लेते हो तो वायु इसी में आनी चाहिए, जब आप भोजन करते हो तो भोजन इसी में आना चाहिए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? घाटी ढक्कन करता है। घाटी ढक्कन किसका बना होता है? उपास्थियों का बना होता है। ये आपकी जो ग्रसनी होती है, कंठ ग्रसनी, वहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? कंठ की। कंठ जिसको हमने बोला था स्वरयंत्र, ठीक है ना। ये जो स्वरयंत्र होता है इसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए गए थे? स्वर रज्जु। इसके अंदर स्वर रज्जु पाए जाते हैं। कितने? 2, ठीक है ना। ये कितने प्रकार की उपास्थियों से बना है? 9 प्रकार की।
उपास्थि से मिलकर बना होता है कौन? स्वर यंत्र बना होता है, ठीक है ना। अब इस स्वर यंत्र के अंदर से जब वायु गुजरती है तो इन स्वर रज्जुओं में क्या होता है? कंपन होता है, और कंपन से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, और वही ध्वनि आप अपने मुंह से निकालते हो। आप जो बोलते हो वो किसके द्वारा बोलते हो? स्वर यंत्र के द्वारा। तो ये बेटा बताए थे हमने कल आपको ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग। आज इसी प्रकार से आप पढ़ने वाले हो निचला श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इस चीज़ को हम गौर से देखेंगे। तो निचले श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 3 अंग शामिल होते हैं। कौन कौन से? इसमें मुख्य रूप से निम्न 3 अंग शामिल होते हैं। मुख्य रूप से निम्न 3 अंग इसके अंदर शामिल होते हैं। किसके अंदर? निचले श्वसन तंत्र के अंदर, जिसमें पहला है श्वास नली। पहला क्या है बेटा? श्वास नली। अब बताइए श्वास नली क्या होती है? ये श्वास नली कहाँ से स्टार्ट हुई? आपका कंठ बताया था मैंने। इस कंठ के नीचे एक बहुत छोटी सी आपके वक्षस्थल से होती हुई निकलती है। ये वक्षस्थल हो गया पूरा। इस वक्षस्थल में से यहाँ से निकलती है, ठीक है। कितनी है? बस 5 इंच लंबी। तो यह करीब 5 इंच लंबी एक नली होती है। श्वास नली कितनी लंबी है? 5 इंच लंबी। इसमें उपास्थि से बने, आपकी जो श्वास नली होती है इसमें उपास्थि से बने सी आकार के छल्ले, मैंने कल चित्र में बनाए थे ना, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। आपकी जो श्वास नली होती है उसमें उपास्थियों से बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो रैखित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रैखित क्रम का मतलब क्रम वाइज, इस तरह से यूँ व्यवस्थित होते हैं, जो आपकी श्वास नली को हमेशा खोल कर रखते हैं। इनका काम क्या हो गया? ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये जो छल्ला होते हैं ये क्या करते हैं? श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। और जब ये चिपकेगी नहीं तो क्या होगा? जिससे ये सदैव खुली रहती है। कैसी रहती है बेटा? खुली रहती है, ताकि आराम से वायु का आवागमन इसके अंदर से होता रहे, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको। श्वास नली को बस 2 लाइन लिखी है मैंने, आप ध्यान से चेक करो और इनको ध्यान देते हुए याद भी करते चलो। कैसी है? 5 इंच लंबी है। क्या पाए जाएंगे? सी आकार के छल्ले पाए जाएंगे। क्या करेंगे? श्वास नली को चिपकने से रोकेंगे और इसको सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली का कार्य क्या होता है बताओ?
बताओ, ध्यान करो, श्वास नली का क्या कार्य होता है? वायु को गर्दन, ये गर्दन वाला कौन सा हिस्सा? कंठ वाला। गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाने का होता है। श्वास नली का मुख्य कार्य क्या हो गया? वायु को गर्दन से कहाँ तक पहुंचाना है? वक्ष स्थल तक पहुंचाना है। ठीक है ना? आपकी जो श्वास नली होती है, इसके अंदर श्वास नली में श्लेष्मा, श्वास नली के अंदर क्या उपस्थित होता है? श्लेष्मा उपस्थित होता है। श्वास नली में श्लेष्मा उपस्थित होता है, जो वायु को शुद्ध कर फेफड़ों में जाने देता है। वायु को शुद्ध करता है और फेफड़ों में जाने देता है। अब ये वायु को शुद्ध कैसे करता है बताओ? ये जो श्लेष्मा होता है, ये एक चिकना पदार्थ होता है। श्लेष्मा क्या होता है? एक चिकना पदार्थ होता है। और ये चिकना जो पदार्थ है, ये क्या मदद करता है? जैसे आपने सांस ली और आपकी सांस के साथ धूल, मिट्टी, परागकण, छोटे मोटे जीवाणु, कीटाणु इस तरह से प्रवेश कर जाते हैं, वायु के साथ आ जाएंगे मिलके। और जब वायु के साथ मिलकर ये आ जाएंगे तो ये सब आपके शरीर के अंदर पहुंचेंगे। तो ये वायु के साथ मिलकर जब श्वास नली तक पहुंचते हैं, तो श्वास नली में जो श्लेष्मा है, वो श्लेष्मा इन सभी चीज़ों को चिपका लेता है अपने अंदर। और जब ये चिपका लेता है तो वो अंदर जाने से रुक जाते हैं। और जब ये अंदर जाने से रुक जाते हैं तो वायु कैसी हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। और वायु शुद्ध हो जाएगी तो अब हम कह सकते हैं ना कि शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचने देती है। किसके कारण? श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण। समझ में आ रही है ना बात? भाई, वायु को शुद्ध करने का काम किस लिए, कैसे कर दिया इसने? क्योंकि श्लेष्मा इसके अंदर उपस्थित होता है। अब आपकी जो श्वास नली होती है, श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बट जाती है। दो भागों में बटकर कहाँ चली जाएगी? फेफड़ों में। फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है? दूसरा भाग इसका श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। अब देखो, आपकी जो श्वास नली है वो आगे चलकर कितने भागों में बटी बेटाओ? दो भागों में। दो भागों में जब बट गई तो उस दो भागों में जो बटी उसी भाग को क्या बोलते हैं हम? श्वसनी। देखो, श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। अब ये प्रत्येक जो श्वसनी होती है, दो है ना श्वसनी, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं। कल मैंने बताया था ना कि श्वास नली ऊपर से आई, इस तरह से यूँ आई, इस तरह से यूँ बट गई। तो ये वाला भाग, ये दोनों श्वसनीय है।
और इसको ये फेफड़े पे जाके लग गई और एक फेफड़े जाके ये लग गई, ठीक है ना। अब श्वसनी प्रत्येक वर्ग के फेफड़े में आके प्रवेश कर गई। अब प्रवेश करने के बाद क्या होती है, ये जो श्वसनी होती हैं ये फिर विभक्त होने लग जाती है, ठीक है ना। जब श्वसनी विभक्त होने लग जाती है छोटी छोटी नलिकाओं में, श्वसनी जो होती है वो फेफड़ों में जाकर क्या हो जाती है, बंटने लग जाती है। फेफड़ों में आगे लिखोगे, फेफड़ों में श्वसनी छोटी कई भागों में बट जाती है, कई भागों में बट जाती है। जैसे मैंने कल आपको बनाया था ना, इस तरह से इस तरफ बट गई, इस तरफ चली गई, ये दो भागन बट गई, ऐसी 3 अन में, 4 अन में, 5 अन में, ऐसे भागन बढ़ती चली जाए, कई भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें प्राथमिक, जिन्हें क्या बोल सकते हैं हम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी कह सकते हैं। प्राथमिक श्वसनी, कहते हैं ये आगे चलकर द्वितीयक और छोटी छोटी नलिन बढ़ जाएंगी, श्वसनी में विभक्त हो जाती है। भाई द्वितीयक श्वसनी प्राथमिक से छोटी है गई, तथा द्वितीयक श्वसनी और महीन नलिकाओं में जिनको क्या बोलोगे आप, तृतीयक बोल सकते हो, विभक्त हो जाती है। महीन नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। इनको श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं। ये जो छोटी छोटी नली बनी है इनसे हम क्या कहेंगे, श्वसन श्वसनिकाएं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इनको हम, श्वसन श्वसनिकाएं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। अब देखो श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं ये एक वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं। आपस में जब विभक्त होती चली जाती हैं, छोटी छोटी नलिन में बढ़ती जाती हैं, ये महीन नलिकाएं फेफड़ों में क्या बना लेती हैं, पेड़ से लगे हो ना, वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं। क्या बना लेंगे, वृक्षनुमा संरचना बना लेंगे। अब देखो वृक्षनुमा जो संरचना बनाई थी, इनके अंतिम छोर पर एक फूली हुई संरचना बनाई थी ना मैंने, जैसे ये लास्ट में इस तरह से मैंने 0 0 से रखी थी, ये वाली। इन संरचनाओं के अंतिम सिरे पर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है
जिसे फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे कूपिका, जिसे क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। और बताओ बेटा, कूपिका के अंदर ही मैंने क्या बताया था आपको? कूपिका के अंदर ही O2 व CO2 का क्या होता है? विनिमय। कूपिका के अंदर ही CO2 छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है। रक्त कूपिका में ही CO2 को छोड़ के जाता है और कूपिका के अंदर से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लेता है। तो ये श्वसनी और श्वसनिकाओं के बारे में हो गई। अब इसका तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा था? फेफड़े। बताओ आपके अंदर कितने फेफड़े हैं? 2, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा, ठीक है ना? हमारे फेफड़े कोमल गुलाबी रंग के लचीले होते हैं। कोमल हैं, कैसे रंग के? गुलाबी रंग के और लचीले, जो कहाँ पर हैं? आपके वक्षस्थल में। जो एक जोड़ी वक्ष स्थल में उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी कहाँ पर उपस्थित है? वक्ष स्थल में बेटा। अब देखो, फेफड़े जो हैं इनको हमने दायां और फेफड़ा और बायां फेफड़ा 2 भागों में बांटा गया है ना। इन फेफड़ों के अंदर जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है पर अधिक चौड़ा होता है। दायां फेफड़ा बाएं से, दायां जो फेफड़ा होता है वो बाएं से लंबाई में छोटा परंतु अधिक चौड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखना, दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं से लंबाई में तो छोटा है लेकिन चौड़ाई में बड़ा है, ठीक है ना। आपके बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं जबकि दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं। आपके फेफड़े जो होते हैं ना वो खंडों में बटे होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 खंड जबकि दाएं फेफड़े में 3 खंड। तीन खंड होते हैं। बाएं फेफड़े में तो आपके में 2 खंड पाए जाएंगे और दाएं फेफड़े में 3 खंड होंगे। और ये खंड होते हैं ये उपखंडों में और बटे होते हैं। जो खंड होते हैं ना वो उपखंडों में बटे होते हैं। ये खंड उपखंडों में विभक्त होते हैं। अब देखो आपके जो फेफड़े हैं वो किसके बने? स्पंजी ऊतक के। हमारे फेफड़े स्पंजी
ऊतक से बने होते हैं। आपके फेफड़े किसके बने हुए हैं? स्पंजी ऊतक के बने हुए हैं। और इन फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं? देखो, आपके फेफड़ों के अंदर क्या क्या चीज़ उपस्थित होती है, उस चीज़ को ध्यान से सुन लो एक बार। हमारे फेफड़े में मतलब श्वास नली तमाम है भाई, फेफड़ों में जाकर ही तो श्वसनी और श्वसन श्वसनकाओं में बटी थी। तो असंख्य तो श्वास नली है हमारे फेफड़े में, असंख्य ही कूपिकाएँ, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं और कुछ झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है ना। फेफड़ों में असंख्य श्वास नली, कूपिकाएं और रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाओं के साथ साथ एक प्रकार की वाहिकाएं और उपस्थित होती हैं यहाँ पर, लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है। आपके फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं, ये ध्यान से देख लो इनको। अच्छा, एक फेफड़े में लगभग कितनी कूपिकाएं पाई जाती हैं? एक फेफड़े में प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। और ये 30 मिलियन कूपिकाएं इतनी होती हैं कि अगर प्रत्येक कूपिका को न्यू चौड़ाया जाए, जैसे ऐसे गोला है ना, गुब्बारे नुमा समझना, जैसे अपन फूकना को जो फोड़ते हैं तो गुब्बारे को फोड़ने पर उसकी झिल्ली फैल जाएगी, ठीक इसी तरह से अगर इन कूपिकाओं की झिल्लियों को फैला दिया जाए, तो फैलाकर इनको अगर ज़मीन पर रखा जाए तो ये एक फेफड़े की जो कूपिका है वो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घेर सकती हैं। इतनी अधिक संख्या में कूपिकाएं आपके फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और इन कूपिकाओं के अंदर ही क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं के अंदर ही कैसा क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं हैं ये सल की उपकला ऊतक की बनी होती हैं। ये कूपिकाएं सल की उपकला ऊतक की बनी होती हैं। कूपिकाएं जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? सल की उपकला ऊतक की बनी होती हैं। और इन्हीं के माध्यम से हमने ऊपर लिख चुके हैं, इन्हीं के माध्यम से हम रक्त में गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फेफड़ों के बारे में हो गया। अब तीसरे प्रकार की जो श्वसन तंत्र है उसका जो तीसरा भाग है, निचला श्वसन तंत्र हो गया, वो है क्या है? श्वसन मांसपेशियाँ। तीसरा क्या है? श्वसन मांसपेशियाँ। अब देखो, श्वसन मांसपेशियों के रूप में आपके फेफड़ों में कौन मदद करता है? फेफड़ों में गैसों के विनिमय मतलब
लाना ले जाना, विनिमय हेतु गैसों के विनिमय हेतु मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। भाई मांसपेशियाँ ही तो इन फेफड़ों को चलाएंगी, मांसपेशियाँ अगर नहीं होंगी तो ये फेफड़े कैसे फूलेंगे और कैसे पिचकेंगे। तो सांस को लेने और छोड़ने में मदद करती हैं मांसपेशियाँ, ठीक है ना। मांसपेशियों की आवश्यकता होती है जो श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। कौन करती हैं? मांसपेशियाँ। सांस लेने और छोड़ने में मदद कौन करती है? मांसपेशियाँ, क्योंकि मांसपेशियों के द्वारा ही आपके फेफड़ों को फुलाया जाता है और पिचकाया जाता है। अब मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी है या कौन सी पेशियाँ हैं जो आपके फेफड़ों के लिए उत्तरदायी है? बताओ। डायफ्राम। कौन सी मुख्य रूप से? डायफ्राम। तो आगे हम लिखेंगे मुख्य रूप से श्वसन के लिए, मुख्य रूप से श्वसन के लिए कंकाल पेशियों से बना डायफ्राम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्यपट। डायफ्राम को क्या बोलेंगे हिंदी में? मध्यपट। उत्तरदायी होता है। मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? डायफ्राम। कंकाल पेशियों से बना होता है और ये जो डायफ्राम होता है इसके फैलने से और सिकुड़ने से ही वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब डायफ्राम के संकुचन से वायु प्रवेश कर जाती है फेफड़ों में। डायफ्राम फेफड़ों कहाँ पर स्थित था बताओ? फेफड़ों के नीचे, फेफड़ों के नीचे स्थित होता है। इसके संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रवेश, इसके संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है तथा शिथिलन से वायु बाहर निकल जाती है। शिथिलन से वायु क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक है। कुछ अतिरिक्त पेशियां भी होती हैं। अतिरिक्त पेशियां होती हैं जो डायफ्राम के संचालन में मदद करती हैं। डायफ्राम के संचालन में मदद करती हैं। अब देखो, ये आपके फेफड़े और यहाँ पर मैंने बनाया था क्या? डायफ्राम। ये डायफ्राम बनाया था, ध्यान होगा कल का डायग्राम। अब देखो, ये इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पर एक फेफड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर एक फेफड़ा रखा हुआ है। इस तरह से डायफ्राम लग रहा है। अब ये इस तरह से चलता है, यूँ चलता है।
जब ये इस तरह से शिथिल हो जाएगा, ये तो शिथिलन की अवस्था हो गई, तो ये वाली जगह खाली हो गई पूरी, और ये जब जगह खाली हो गई तो फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल गई। फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल गई तो वायु इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी शिथिलन अवस्था में, और फिर ये यूँ संकुचित होगा। संकुचित होगा तो फेफड़े पे दबाव पड़ेगा और वो पिचक जाएगा। पिचक जाएगा तो फेफड़ों के अंदर से वायु बाहर निकल जाएगी। तो ये डायफ्राम इस तरह से चलता रहता है यूँ, और इस तरह से ये फेफड़ों के अंदर वायु के आवागमन को लगातार बनाए रखता है। आपने देखा कि मानव श्वसन तंत्र के जो ऊपरी श्वसन तंत्र था उसको मैंने कल आपको समझाया था, कल आपको इसका चित्र भी बनाया था, और निचला श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, जो आपको पूरे एक्सप्लेन भी किए हैं। और तीसरा भाग जो श्वसन मांसपेशियां हैं वो मुख्य रूप से कौन सी थी? डायफ्राम। अब आपको इसके फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान से चेक करते हुए लिखेंगे, और अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे इसके बारे में सूचित कर सकते हैं, अवगत करा सकते हैं कि सर हमको इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ठीक है बच्चों, विशेष तौर से इसका ध्यान रखेंगे हम। अब श्वसन क्रिया में और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, सांस लेने को तो अंतः श्वसन कहते हैं और सांस छोड़ने को उच्च श्वसन बोलते हैं। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। उच्च श्वसन में आप सांस को छोड़ते हो। श्वसन की जो क्रियाविधि है उसमें भी आपको बिल्कुल बहुत छोटी सी क्रियाविधि मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि श्वसन तंत्र के अंदर जो वायु का संचालन हो रहा है, इस श्वसन की प्रक्रिया में जो वायु का संचालन हो रहा है, वो वायु का संचालन किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है? वो वायु का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? देखो, वायुमंडल है, वायुमंडल जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, और वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचेगी? फेफड़ों के माध्यम, फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं में। तो वायुमंडल और कूपिका दो मुख्य चीज़ें गई। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है गई, और कूपिका के अंदर गैसों का विनिमय होना है। तो वायुमंडल और कूपिका दोनों के बीच में ऋणात्मक दबाव प्रवणता, क्या? ऋणात्मक दबाव प्रवणता। ऋणात्मक दबाव प्रवणता क्या होती है? कि जैसे फेफड़े यूँ फैल जाएंगे, जब फेफड़े फैल जाएंगे तो फेफड़ों के अंदर वायु का दाब घट जाएगा, और जब फेफड़ों के अंदर वायु का दाब घट जाएगा तो बाहर के वातावरण में वायु का दाब अधिक होता है। तो वायु जो होती है वो अधिक दाब से और कम दाब की ओर गति कर जाती है। तो अधिक दाब से यानी कि वायुमंडल जहाँ पर अधिक दाब है वहाँ से वायु कम दाब जो फेफड़ों के अंदर है वहाँ पर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है ना? तो ये इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक दबाव प्रवणता। तो इसके कारण तो वायु प्रवेश कर गई। अब जैसे संकुचन होगा तो फेफड़ों के अंदर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो फेफड़े में वायु का दाब ज़्यादा हो जाएगा और बाहर के वातावरण का दाब कम रह जाता है। तो इस बार क्या होगा? फेफड़ों के अंदर की जो वायु है वो शरीर के अंदर से बाहर निकलकर वातावरण में चली जाएगी। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि वायु का जो संचालन होता है, वायु का जो संचालन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है? वायुमंडल और कूपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता और डायफ्राम के संकुचन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? डायफ्राम के संकुचन के कारण हो रहा है, जिसके कारण अधिक दबाव की वायु जो होती है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और श्वसन की जो क्रियाविधि है वो दो स्तरों पर संपन्न होती है। श्वसन की क्रियाविधि कौन कौन से स्तर पर संपन्न होगी? एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाहरी श्वसन में तो क्या होता है? गैसों का जो विनिमय होता है वो हवा से भरी कूपिका और केशिकाओं के मध्य जो रक्त होता है उसके अंदर होता है। और आंतरिक श्वसन के अंदर क्या होता है कि गैसों का विनिमय केशिकाओं में जो रक्त बह रहा है, केशिका जो रक्त की बहुत छोटी सी पतली सी नलिका होती है उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है वहाँ से जो गैसें होती हैं वो ऊतकों के मध्य चली जाएंगी। यानी कि ऊतक के अंदर गैस का प्रवेश करना आंतरिक श्वसन होगा। और कूपिका से
केशिकाओं में गैस का जाना बाह्य श्वसन होगा। ठीक है ना, ये फेफड़ों के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वातावरण की बात नहीं हो रही कहीं भी। इसको हालांकि मैं थोड़ा सा आपको नोट कर दूंगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बता रहा था कि श्वसन क्रिया विज्ञान किस प्रकार से होता है। आपने जो श्वसन की जो संरचना है वो मानव श्वसन तंत्र की संरचना को पूरी तरह से देखा है ध्यान से, और उसके विभिन्न भाग आपने देख लिए, उसका चित्र भी हमने बना लिया। और अब हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया विज्ञान में श्वसन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो देखो, श्वसन तंत्र वायु के संचालन के लिए, आपका जो श्वसन तंत्र होता है वो वायु के संचालन के लिए वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य, किस किस के, वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, ऋणात्मक दबाव प्रवणता मैंने बताई थी ना कि जब मध्यपट का शिथिलन होता है तो वहाँ पर फेफड़े फैल जाते हैं, फेफड़े फैल जाते हैं तो फेफड़े के अंदर का दाब घट जाता है और बाहर के वातावरण का दाब ज़्यादा होता है, तो वातावरण की वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ऋणात्मक दबाव प्रवणता और डायफ्राम के संकुचन का प्रयोग करता है। ये ऋणात्मक दाब प्रवणता है गई और डायफ्राम का संकुचन और शिथिलन हो गया, जिसके कारण अधिक दबाव की वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। श्वसन क्रिया दो स्तरों पर संपन्न होती है। श्वसन क्रिया दो स्तरों पर संपन्न होती है, ऋणात्मक दबाव प्रवणता और संकुचन, दोनों चीज़ें आपको बताई थी। जैसे इस तरह से चलेंगे ये फेफड़े, तो ये तो संकुचन हो गया और ये शिथिलन हो गया। संकुचन होगा तो यहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगा भाई, और शिथिलन होगा तो ये इस तरह से खिसक कर आ जाएगा तो फेफड़े ऊपर को दब जाएंगे, और फिर से संकुचन होगा तो जगह खाली है गई, फिर से इसका शिथिलन हो गया तो फेफड़े फिर से दब गए, संकुचन से जगह खाली हो गई, शिथिलन से दब गए। जैसे ही संकुचन से जगह खाली होगी तो फेफड़े के अंदर वायु प्रवेश कर जाएगी, शिथिलन से दबाव पड़ेगा तो फेफड़े पिचक जाएंगे, वायु बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो श्वसन की क्रिया कितने स्तरों पर संपन्न हो रही है? दो स्तरों पर। पहला स्तर कौन सा है? बाह्य श्वसन। इसमें गैसों का जो विनिमय होता है वो किस किस के अंदर होता है? हवा से भरी कूपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। यानी कि ये कूपिका हो गई और इस कूपिका के अंदर बहुत सारी महीन रक्त केशिकाएं लगी होती हैं। इस तरह से ये सभी रक्त केशिकाएं जो होती हैं ये जुड़ी रहती हैं धमनियों से, बाहर जाके इस तरह से जुड़ी होती हैं। अब इसमें और लग रही होगी कोई, इसके अंदर और लगी हो सकती है कोई, ऐसे लगी होती हैं, बाहर एक ही से जुड़ी रहती हैं। तो इस कूपिका के अंदर और इन केशिकाओं के अंदर क्या भरा होगा? रक्त भरा होगा। तो इनके मध्य, अब यहाँ पर अगर दबाव कम है, यहाँ पर दबाव अधिक है, तो यहाँ अधिक दबाव की ऑक्सीजन गैस इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब इस रक्त के अंदर CO2 गैस का दबाव अधिक है तो ये CO2 गैस इस कूपिका के अंदर छूट जाएगी, क्योंकि कूपिका में CO2 का दाब कम होगा, रक्त के अंदर CO2 का दाब ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा दाब से CO2 कम दाब की तरफ आ जाएगी, कूपिका में छूट जाएगी। और कूपिका में ज़्यादा दाब कौन को है? ऑक्सीजन को, जो सांस के द्वारा तो हमने पहले ही ले चुके हैं। अब ये अधिक दाब की ऑक्सीजन कम दाब की ऑक्सीजन की तरफ रक्त में प्रवेश कर जाएगी। तो ये यहाँ हमने लिखा आंशिक दबाव में अंतर के कारण जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी, यानी कि केशिका, इनको क्या बोलते हैं? रक्त केशिकाएं बहुत महीन पतली पतली नलिका होती हैं, जैसे धमनी, सिरा और केशिका तीसरे नंबर की मैंने आपको बताई थी। दूसरा जो होता है वो आंतरिक श्वसन। इसके अंदर क्या होता है कि गैसों का जो विनिमय है। अब देखो, आपने सांस से जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन कूपिका के माध्यम से कहाँ पर प्रवेश कर गई? केशिका में गई। केशिका में क्या था? रक्त था, यानी कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है, रक्त में आ गई ना ऑक्सीजन। अब केशिकाओं में प्रवाहित रक्त, अब इन केशिकाओं का ये जो रक्त है
और ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। अब ये जो केशिकाएं हैं इस रक्त को लेकर कहाँ पहुँचेंगी? ऊतक अंत तक। कहाँ पहुँचेंगे? ऊतक अंत तक। अब जैसे ये ऊतक है, यहाँ पर कोई केशिका आ गई, अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, अब ऑक्सीजन गैस ये इस ऊतक के अंदर किस तरह से प्रवेश करेगी? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि में क्या होता है कि जो गैस होती हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती हैं, और गति करके ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और ऊतक के अंदर ऑक्सीजन का काम आ जाएगा, ये कार्बनिक खाद्य पदार्थों का दहन करने के काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर ये श्वसन की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो श्वसन क्रिया विज्ञान में आप ये 2-3 लाइनें इनको नोट करिए ढंग से और समझने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आराम से आ जाएगा। तो रोज़ाना बच्चों में आपको बोलता हूँ कि आप जितना भी पढ़ाया जाता है उसके नोट्स तैयार करके अपने पास रखने हैं। प्रतिदिन का काम प्रतिदिन होना चाहिए। आज का काम आज ख़त्म करो, कल के लिए आपको एक नया वीडियो मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि हम कल बना लेंगे, तो ये क्लास नहीं है। कक्षा में तो आप दूसरे बच्चे की कॉपी लेके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो निकल गया वो आपको कल नहीं मिलेगा। इसलिए आज का काम आज ही फिनिश करेंगे और जब पढ़ने का टाइम होगा तो सिर्फ पढ़ाई का ही काम करेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके।